कि जो टीवी बांटी गई एलईडी वो लोकल क्वालिटी की थी और इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज़ को लेकर काफ़ी किरकिरी हुई। हाँ, इन लोगों ने परचेजिंग की, जो व्यक्ति सामने वाला था उसने उसमें थोड़ा एक जो कहना चाहिए कि हम सभी को गलतफहमी में रखकर, भ्रम में रखकर डुप्लीकेट सामान किसी कंपनी का और कहीं से उसको परचेज करके भेज दिया। चूँकि आपके जो बस स्टैंड है वहाँ पर एक मॉल बना है, उसकी ज़मीन पर भी लोगों का ये आरोप है कि वो ज़मीन जो है पहले से ही निर्माण कार्य शुरू हो गया, अनुमति नहीं मिली, सरकारी ज़मीन थी, इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे? हाँ, ये बात को दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। आवासीय नहीं है वो जगह, वो व्यवसायिक है और हमें सरकार ने व्यवसायिक रेट पर ही उस ज़मीन का धारणा का अधिकार दिया है। लोग क्या है, शासकीय नौकरियों को ही रोजगार समझते हैं। आने वाले जो आम चुनाव हैं, सांसदीय के चुनाव हैं, उसके लिए अभिषेक भार्गव तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तैयारी तो मेरी 2014 से जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता तय नहीं करता कि उसका क्या उपयोग होगा। तो इस समय हम रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं और यहाँ पर जो पंडित गोपाल भार्गव जी मंत्री हैं और एक रिकॉर्ड तोड़ जो जीत उनकी लगातार चली आ रही है और पूरी जिम्मेदारी उनके सुपुत्र पंडित अभिषेक भार्गव संभालते हैं। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार जनता पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि जहाँ जाओ तो केवल एक ही नाम निकल कर सामने आता है। ये काम का जादू है। मैं पेप्टेक टाइम्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे क्षेत्र में पधारे। भैया गोपाल भार्गव लगातार 8 बार से इस रैली विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने काम की दम पर केवल विकास कार्य ही नहीं, विकास कार्य तो आप जब विधानसभा घूमेंगे तो आपको दिखेंगे ही। लोगों के दिल में जो उन्होंने अपनी जगह बनाई है वो एक विश्वास उन्होंने हासिल किया है। 40 वर्षों की राजनीति में लोगों के सुख में, दुख में, हर हाल में लोगों के काम आना, हर हाल में लोगों के काम करवाना, ये गोपाल भार्गव जी की खासियत रही है। इसीलिए एक रिकॉर्ड मतों से हर बार वो जीतते हैं। तो अब ये देखा है कि पूरी जिम्मेदारी आप पूरा फील्ड देखते हैं और वो मतलब उनका मेल जोल और ये सब रहता है। पिछली बार भी ये देखा गया था कि वो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले और पूरी जिम्मेदारी आपने ही संभाली और एक रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। इस बार क्या है स्थिति? 2013 और 2018 के दोनों ही विधानसभा चुनाव ऐसे हुए जिसमें भैया गोपाल भार्गव फॉर्म भरने के बाद घर से नहीं निकले। सभाएं करने के लिए ज़रूर गए जहां कहीं, लेकिन डोर टू डोर जनसंपर्क या गांव-गांव जाना ये उन्होंने नहीं किया। निश्चित रूप से 2023 में पुनः वही स्थिति रहेगी और पिछले 2013-2018 के विधानसभा चुनाव से और बेहतर स्थिति में, मैं आपको कुछ बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कहूँगा, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जीत भैया गोपाल भार्गव के राजनीतिक कैरियर की 2023 के विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। लगातार जीत से वो एक अजय योद्धा के तौर पर सामने आए हैं और केवल क्षेत्र की बात नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, गुरु ने कहा है, और एक इशारा भी था। तो चूँकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति जो चल रही है, इस बार मध्य प्रदेश के संगठन, भाजपा संगठन द्वारा किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है और मोदी जी के नाम पर पूरी चीज़ें चल रही हैं। तो इसको क्या देखकर सोचा जाए कि क्या शिवराज सिंह चौहान को हटाया जा रहा है? गोपाल भार्गव जी की कितनी संभावनाएं हैं जिस तरीके से एक आवाज़ उठ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, संभावना का खेल तो राजनीति है और हम तो विधानसभा के कार्यकर्ता के तौर पर हमारी यही आशा है कि हमारा जो नेतृत्व है वह इतना वरिष्ठ है और वरिष्ठता के आधार पर पूर्व में उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसा बड़ा पद भी पार्टी ने दिया था। वही वरिष्ठता वर्तमान में भी भैया गोपाल भार्गव की है और एक बेदाग राजनीतिक जीवन अभी तक का 40 वर्षों का उनका रहा है। निश्चित रूप से हम सभी लोग आशान्वित हैं और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं और शीर्ष नेतृत्व से भी हमारी यही कामना है कि पुनः बुंदेलखंड के लिए शीर्ष पद जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो वह प्रदान किया जाए। उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करने में भी लगे हुए हैं। रिकॉर्ड मतों से भी हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे और रहली विधानसभा का जो माहौल है वो आजू बाजू की 10 विधानसभाओं पर असर करता है। निश्चित रूप से हम यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बने और हमारा नेता उस सरकार का नेतृत्व करे।
एक रिकॉर्ड और बना है कि लगभग 20 साल में 21,000 कन्याओं का जो है वो सामूहिक विवाह कराया गया। ये एक बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन इसमें एक जो पॉइंट आया है, एक दाग यूँ कहें कि पिछली बार जो सामग्री बाँटी गई उसमें ये सामने निकल कर आया, आरोप लगा कि जो टीवी बाँटी गई एलईडी वो लोकल क्वालिटी की थी और इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज़ को लेकर काफ़ी किरकिरी हुई। हाँ, सही कहा आपने। एक जो हमारा पुण्य विवाह समारोह था जिसमें टीवी वितरण हुआ था, चूँकि सरकार बराबर प्रक्रिया चेंज करती रहती है, कभी कुछ सामान, कभी कुछ, कभी नकद बाँटना, मतलब कैश के थ्रू या चेक के थ्रू बाँटना। उस समय जब ये हुआ था तो उस समय बड़ा बल्क में टेंडरिंग हुई थी। उसकी पूरी देखरेख अधिकारी करते हैं, कलेक्टर करते हैं, सीएमओ करते हैं, जो सामाजिक न्याय विभाग है उनके जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, वह उसकी देखरेख करते हैं। क्या परचेज़ करना है, क्या नहीं करना है, उसकी बाकायदा टेंडरिंग होती है और जो लोएस्ट बिडर होता है उसकी चीज़ें परचेज़ की जाती हैं। इन लोगों ने परचेजिंग की, जो व्यक्ति सामने वाला था उसने उसमें थोड़ा एक जो कहना चाहिए कि हम सभी को गलतफहमी में रखकर, भ्रम में रखकर डुप्लीकेट सामान किसी कंपनी का और कहीं से उसको परचेज़ करके भेज दिया। चूँकि उस समय जब उसने सामान दिया तो उसी दिन शादियां थी, तो किसी ने एक एक टीवी खोलकर नहीं देखी। जब वो सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँच गई, लोगों ने शिकायत की, तब वो मामला खुला। जैसे ही ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया, तत्काल सरकार ने उसकी एफआईआर की, उनको पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया और जो भी मुआवजा राशि उनसे हो सकती थी सरकार ने वापस मुआवजा उनसे लिया और बाकायदा प्रकरण चल रहा है। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा दुखदायी कारण भी है कि हम जिस आयोजन को अपना इतना निजी आयोजन मानते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण इतना बड़ा एक कहना चाहिए कलंक भी अपन उसको माने कि हमारे उस इतने बड़े कार्यक्रम को लगा, जबकि ये हमारा 20वां आयोजन रहा और हज़ारों कन्याओं के कन्यादान हमने लिए। जब इस योजना में 1 रुपया भी सरकार आभूषणों के लिए, गिफ्ट्स के लिए नहीं देती थी, तो हम लोग अपने निजी खर्चे पर लोगों को ये चीज़ें प्रदान करते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने ये चीज़ें जो रहती हैं स्वयं परचेज़ करके देने का प्रयास किया और उसी बार में, लेकिन फिर सरकार ने इसमें सुधार किया और लगातार अब सरकार सीधा पैसे के माध्यम से दे रही है और हम लोग पैसे के साथ पुरानी तरीके से जो उपहार सामग्री बच्चियों के लिए हो सकती है वो हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग पंडित गोपाल भार्गव के पास है और विपक्षियों का ये कहना है कि इन निर्माण कार्यों के दौरान तमाम तरह के जो है वो भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। आपके जो बस स्टैंड है वहाँ पर एक मॉल बना है, उसकी ज़मीन पर भी लोगों का ये आरोप है कि वो ज़मीन जो है पहले से ही निर्माण कार्य शुरू हो गया, अनुमति नहीं मिली, सरकारी ज़मीन थी। इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये मामला सामने आया था तो मैंने स्वयं भी अपनी ओर से बात कही थी कि जो जिस ज़मीन की बात कर रहा है वो ज़मीन मैंने बहुत पहले परचेज़ की थी, उसने किसी व्यक्ति से परचेज़ की थी, मैंने तो बाकायदा रजिस्ट्री करवाई। लेकिन जब रजिस्ट्री के बाद उस पर हमने निर्माण कार्य किया तो उस समय भी कोई बात नहीं आई, लेकिन एक किसी कारण से जब हम नजूल डिपार्टमेंट गए तो वहाँ पर वो शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थी। अब जिस व्यक्ति से हमने ज़मीन परचेज़ की थी वो दिवंगत हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसके पास कोई कागज़ नहीं था जिससे हम सवाल जवाब कर सकें। तो केवल हम लोगों ने इसलिए कि कोई हमारे ऊपर लांछन ना लगाए कि आपने शासकीय जगह दबा ली है, ये किया, ये वो किया, तो हमने बाकायदा सरकार के लिए आवेदन किया कि हम इस पर, चूँकि ज़मीन पर पिछले 25 साल से काबिज़ हैं, 25 साल पहले ज़मीन क्रय की थी, लेकिन चूँकि ये नज़ूल का कोई फैक्टर इसमें निकल कर आया है तो हमने अपनी तरफ से सरकार को आवेदन दिया कि जो धारणा अधिकार कानून सरकार लेकर आई है उस धारणा अधिकार कानून के तहत व्यावसायिक रूप से हमें इस चीज़ की अनुमति दे। तो सरकार ने बाकायदा व्यावसायिक रेट के माध्यम से, जो कलेक्टर रेट होता है व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का, उस रेट के माध्यम से सरकार ने हमारे लिए उस चीज़ की लीज़ दिया है 30 साल का। अब आप एक प्रकार से ये तो खुद भी लुटने और पिटने वाली जैसी बात हो गई है। इसमें अगर कोई ये कहे कि हमने इसमें कोई घोटाला किया, तो इसमें हमने कोई घोटाला नहीं किया, इसमें हम खुद एक प्रकार से पीड़ित हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें ज़मीन बेच दी और उस व्यक्ति ने, हो सकता है कि वो उस समय ऐसा व्यक्ति रहा हो जो बहुत ज़्यादा जानता ना हो, नज़ूल में चढ़वाया ना हो, लेकिन उसके दिवंगत होने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि कुछ डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल पाए। रजिस्ट्री तो हमारी हो गई थी उस समय, लेकिन नज़ूल के पास भी उस ज़मीन का एक जो रिकॉर्ड था वो शासकीय चढ़ा हुआ था। तो चूँकि वो धारणा अधिकार के तहत हमने उसमें आवेदन दिया और बाकायदा सरकार ने पूरी नियम प्रक्रियाओं को फॉलो करके ज़मीन को नापकर हमारे लिए उसकी अनुमति प्रदान की। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि बात को दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है।
आवासीय नहीं है वो जगह, वो व्यवसायिक है और हमें सरकार ने व्यवसायिक रेट पर ही उस ज़मीन का धारणा का अधिकार दिया है। आप युवा हैं, पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, युवा आइकॉन के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं। क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है। बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद और इतने सालों तक काबिज़ रहने के बावजूद कोई भी इस तरीके से इंडस्ट्री या इस तरह के रोज़गार का कोई साधन अभी तक नहीं निकल कर सामने आया। बाकी जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो देखने को मिलता है, लेकिन जो आम आदमी के जीवन को ऊपर उठाने की बात है, उनको रोज़गार मिले और इस तरह की चीज़ें हों जिससे लोग बाहर ना जाएं, उस दिशा में प्रयास नहीं हुए शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आवश्यकता मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की होती है। इतने वर्षों में बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में, जहाँ पर एक रोड भी एक विधानसभाओं में नहीं होती थी, हमने रोडों का जाल बनाने का प्रयास किया और फिर रोडों के चौड़ीकरण का प्रयास किया। 12मासी सड़कें हमने बनाई और उसके साथ साथ पुलियों का भी हमने जो जाल बनाया, उसमें हमारा एक भी गाँव अब ऐसा नहीं है जो बारिश के समय में लोग अपने गांव में फंस कर रह जाएं। 24 घंटे उनका ब्लॉक मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक आना जाना है। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें बिजली भी है, सड़क भी है, पानी है, ये हमने अपने क्षेत्र में विस्तृत कर दिया। हमने क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र भी बना दिया है, ज़मीन भी अलॉट हो गई है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम जारी है। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से वहाँ पर अपना उद्योग बनाना चाहता है तो सरकार उसके लिए लीज पर ज़मीन भी देगी, सरकार उसके लिए पानी भी उपलब्ध कराएगी, सरकार उसके लिए ज़मीन भी उद्योग लगाने के लिए प्रयास तो शासन द्वारा या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ख़ासतौर पर ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में कोई भी बड़ा उद्योगपति तो आएगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सरकार की जिम्मेदारी या सरकार के नुमाइंदों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट लेकर। आपने सुना होगा, बीना आप गए होंगे, बीना में एक रिफाइनरी है, हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से रिफाइनरी बनी हुई है और अभी माननीय मोदी जी जो आए थे तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का और इन्वेस्टमेंट उस रिफाइनरी में आ रहा। तो ये क्या है, आप ये बताइए। लेकिन क्या बीना में कोई बेरोज़गार नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें रोज़गार और बेरोज़गारी के स्तर पर अलग तरीके की सोचने की चीज़ें हैं। लोग क्या है, शासकीय नौकरियों को ही रोज़गार समझते हैं। हमने यहाँ पर लोगों को इतना पॉलिश करने का काम किया है, युवाओं को कोचिंग सेंटर्स हम यहाँ पर निःशुल्क चलाते हैं, फिजिकल फिटनेस कैंप यहाँ पर बच्चों के लिए निःशुल्क चलाते हैं। आजीविका का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपको पता नहीं होगा, 30,000 महिलाएं हमारे उस आजीविका के नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए हम लोन भी दिलाते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग भी हम देते हैं और जब वो स्वरोजगार से लगती हैं महिलाएं तो उसके बाद उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराने का काम भी हमारे यहाँ किया जाता है। आपको दिखते हैं केवल पुरुष, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं, जब चूँकि मेरे पिताजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट था, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए थे। तो 10 सालों में लगभग 30,000 महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ी हैं और स्वरोजगार के रूप में वह अपना परिवार का और स्वयं का भरण पोषण कर रही हैं। लोगों से सुनने में मिला है, चर्चाएं मिली हैं कि आने वाले जो आम चुनाव हैं, सांसदीय के चुनाव हैं, उसके लिए अभिषेक भार्गव तैयारी कर रहे हैं, क्या कहें? नहीं, तैयारी तो मेरी 2014 से जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता तय नहीं करता कि उसका क्या उपयोग होगा। हमारी पार्टी ही तय करती है कि किसी भी कार्यकर्ता का क्या उपयोग हो सकता है, किस चुनाव में किसको उतारा जाएगा। हालिया विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि हमारे केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा के टिकट दिए गए हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था थोड़ी अलग चलती है, तो यहाँ पर तो हमारी पार्टी तय करेगी कि किस कार्यकर्ता का कहाँ और कैसे उपयोग करना है। जो आदेश पार्टी देगी उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। तो संसदीय क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है, तो क्या इतने बड़े क्षेत्र में लगातार देखिए, लगातार चूँकि मेरा भ्रमण एक नहीं 2 संसदीय क्षेत्र में है, सागर और दमोह दोनों में लगातार मेरा घूमना होता है। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मैं टच में रहता हूं, लेकिन केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है और कहीं ना कहीं परिवार में संवाद होते रहना चाहिए, संपर्क होते रहना चाहिए। इसी आधार पर मैंने दमोह और सागर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क निरंतर बनाए हुआ है। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये पार्टी के निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन मैं अपनी ओर से संपर्क और संवाद इसलिए स्थापित रखता हूं कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो उसके लिए हम लोग खड़े रहें। तो अगर बातचीत होती है, संगठन में बातचीत होती है, तो ये 2 नाम आपने गिनाए हैं, इनमें से किसको प्रेफर करेंगे? नहीं, मैं फिर वही कहूँगा कि ये तो हमारी पार्टी तय करेगी। लड़ाए ना लड़ाए ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारी पार्टी ने जो एक गाइडलाइन बना रखी है, एक साथ 2 लोगों को टिकट ना देने का उनका जो नियम है, जिस पर वो बड़े अडिग हैं भी, और जो मुझे स्वयं भी अब अच्छा लगता है
कि क्यों एक ही परिवार के दो दो लोगों को राजनीति में दो दो पदों को आरूढ़ करना चाहिए। निश्चित रूप से अन्य कार्यकर्ताओं को भी मौका देना चाहिए। जब पार्टी जिस प्रकार का आदेश करेगी हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं कि अब आगे चुनाव आने वाला है, 17 तारीख को वोटिंग होगी। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जो आने वाले 5 सालों में क्षेत्र की जनता को मिलेंगे, जो कि अलग नज़र आएंगे? बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से अभी जो मूलभूत परेशानियां इतने विगत वर्षों में हमने देखी हैं, उन सारी मूलभूत परेशानियों का समाधान तो हमने किया है, लेकिन ये मूलभूत जो सुविधाएं हमने दी हैं, जो ये अन्य सौंदर्यीकरण के और विकास के काम हमने किए हैं, इनका मेंटेनेंस रहे और साथ में हम अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी कर सकें, जिसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दी है। औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना कर ली है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास यही है कि आने वाले समय में हमारा रहली विधानसभा क्षेत्र भी बीना की तरह उद्योग और या इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाना जाए, इसके लिए हमारा प्रयास है। तो पूरे क्षेत्र में औद्योगिक जो है इकाइयाँ स्थापित करने की बात पंडित अभिषेक भार्गव ने कही है, और इसके अलावा वो तमाम मुद्दे जिनकी वजह से जनता लगातार उनको सपोर्ट कर रही है, उनको वोट कर रही है, और यही वजह है कि एक बार फिर अब 9वीं बार जो ये चुनाव होने जा रहा है, उनका कहना है कि इस बार और भी ज़्यादा बड़े मतों से, रिकॉर्ड मतों से गोपाल भार्गव इस क्षेत्र से जीत कर सामने आएंगे।